जी हाँ, नमस्कार मित्रों। ये यूपीएससी प्रीलिम्स लास्ट ईयर अक्टूबर महीने में हुई थी। वो जिन लोगों ने क्वालिफाई की वो अभी जनवरी 2022 में मीन्स 2021 वाली एग्ज़ाम लिख रहे हैं। इसके क्वेश्चन पेपर, निबंध, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4 मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, मोनाल ORG। बाद में इसके टॉपिक वाइज पेपर, ग्राफ एनालिसिस वो भी अपनी वेबसाइट पे मैं धीरे धीरे डालता हूँ। खैर, ये सब अपने हिसाब से चलता रहेगा। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, शेयरिंग सम जनरल ऑब्जर्वेशंस अबाउट दिस लेटेस्ट मेंस एग्जाम। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अपना अप्रोच हमेशा प्रोएक्टिव होना चाहिए। मतलब पहले से आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से धीरे धीरे पढ़ते रहिए। रिएक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। लेकिन कई कैंडिडेट्स का अप्रोच होता है रिएक्टिव, समझते हैं ये ऐसा कि ये जो बाबू सोने होते हैं वो किसी की शादी में जाए तो फिर वो भूल जाए कि अभी मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे ग्रेजुएट नहीं होना है, मुझे बस जाके शादी करनी। सिमिलरली अब ये कुल मिलाकर समझिए 15 दिन तक देयर विल बी कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब कर्कश स्वर में पूरा दिन शोरगुल होते रहेगा। मेंस एनालिसिस कि यूपीएससी इज टेस्टिंग IQ नहीं EQ, तंबूरा हाथ से नहीं मुंह से बजाओ, डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग करो। सारे क्वेश्चन हमारे मटेरियल से सॉल्व हो सकते थे, और जो क्वेश्चन 7 साल पुराने द हिंदू आर्टिकल से आया तो आपको सपना आ जाने चाहिए था कि वो उधर से ही आने वाला है। और ये सब देख के ये जो सब कैंडिडेट होते हैं कि प्रीलिम गई बाढ़ में, अब तो मैं बस अगले 2 हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम का ही पढ़ूंगा, क्योंकि वो ही पूरा दिन चलते रहता है यूट्यूब पे। और 4 महीने और 26 दिन बाद जो प्रीलिम है वो तो है ही नहीं, बस मेंस ही है। तो ऐसी आप गलती नहीं करिए, प्रोएक्टिव बनिए। जो आपका शेड्यूल चल रहा है, मान लीजिए आपने जो बना के रखा है कि मैं प्रीलिम्स के ये मेजर सब्जेक्ट अभी पढ़ रहा हूँ, रात को थोड़ा टाइम बचता है तो मेंस का भी मैं पढ़ लेता हूँ, तो उस पर आप कायम रखिए। ये जो नया पेपर आया तो उसमें ऐसा कुछ ट्रेंड ब्रेकिंग नहीं है कि उसे डर के हम कि नहीं अब तो जो पढ़ा था वो सारा बेकार है और हमने कुछ नया ही सीक्रेट मटेरियल, गुप्त मटेरियल निकालना होगा, कुछ अलग ही करना होगा। ऐसा कुछ नहीं भाई। दिस पेपर इज इनफैक्ट लेस अतरंगी कंपेयर टू प्रीवियस पेपर्स। तो प्रीलिम की आपकी जो तैयारी चल रही है उस पर आप लगे रहिए और फ्री टाइम में मेंस का भी पढ़ते रहिए। साथ ही साथ पुराने मेंस के पेपर भी सॉल्व करने चाहिए। कई सारे प्रश्न वापस वही पुराने थीम्स रिपीट हो रहे हैं। लैंडस्लाइड का प्रश्न मेरे ख्याल से 4-5वीं बार वो पूछ रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को माइक्रो फाइनेंस लोन देंगे तो घी दूध की नदियाँ बहेंगी, कम से कम ये 3री बार पूछ रहे हैं। ITCT में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, ये भी मेरे ख्याल से 2री बार पूछ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस साल ऐसा है, हर साल वो कुछ प्रश्न तो पुराने पुराने ही रिपीट होते हैं। तो 2013 से लेके अब तक जितने पेपर हुए सबको आप टॉपिक वाइज देखो, एक बार नहीं 3 बार देखो, तुरंत नहीं। एक बार अभी देखा, 2 महीने बाद फिर से देखो, 2 महीने बाद फिर से देखो। ऑटोमेटिकली दिमाग में वो सब छप जाएगा कि ये ट्रेंड में पूछा जाता है, और आपको इसमें कुछ भी नहीं नया नहीं लगेगा। यू विल फाइंड नथिंग न्यू इन दिस। ऑफकोर्स कुछ अतरंगी प्रश्न होते हैं, जैसे कि इस बार पूछ लिया कि 2015 में GDP कैलकुलेशन मेथड में क्या रिफॉर्म लिया और उसके पहले का सिस्टम क्या था। खैर, उसका क्या जवाब है अभी इस वीडियो में हम देते हैं आगे। लेकिन ऐसे कुछ अतरंगी प्रश्न यूपीएससी पूछेगी, वो प्रीलिम्स में भी होते हैं और मेंस में भी होते हैं। वो इसलिए ताकि डर खत्म तो इज्जत खत्म। थोड़े डरावने प्रश्न रखेंगे तभी तो हम लोग यूपीएससी की इज्जत करेंगे। लेकिन ऐसे 90 अपना 10% ऐसा जो पेपर है उसको देख के 90% टाइम उसमें नहीं निकालना है। अगर आप ये सिंपल सी बात नहीं समझेंगे तो समझिए आपका ये जनवरी वीक 2 से वीक 4 तो मेंस की पीपुड़ी में ही चला जाएगा, क्योंकि पूरा दिन ये सब टाइम पास कॉलमनिस्ट, यूट्यूबर, करंट अफेयर्स PDF वाले वही चलाते रहेंगे। फिर जैसा ही जनवरी 31 को इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 1 फरवरी को बजट आएगा, तो फिर 15 दिन उनका वही केकोफोनी बजट इकोनॉमिक सर्वे के लिए चलेगा। आप टाइम की वैल्यू नहीं रखेंगे, 15 दिन आपका इधर मेंस में बिगड़ा और फिर 15 दिन बजट इकोनॉमिक सर्वे में बिगड़ा, जबकि इतना तो वो है भी नहीं। बाकी के भी सब्जेक्ट पढ़ो। फिर ये होगा मई महीने में ये पूरी जो एग्ज़ाम साइकिल चली उसके शायद टॉपर्स अनाउंस हो जाए, फिर वो टॉपर के सक्सेस इंटरव्यू, फिर वो कुछ नया लेटेस्ट फसार लेके आएंगे कि जो भी उनका अनयूजुअल प्रिपरेशन का तरीका वो सोशल मीडिया में फेमस होने को बताए। तो बाकी सब गया बाढ़ में, अब मैं वो नया तरीका अपनाता हूँ। मई महीने में फिर ये टॉप 100 करंट अफेयर्स की लिस्ट है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं, मैं बस वो करता हूँ। ये सब जो करते हैं लोग, दिस इज़ ऑल रिएक्टिव अप्रोच टू प्रिपरेशन। आप ये करेंगे तो कल्याण हो नहीं सकता। प्रोएक्टिव बनो, एक जो अपना टाइम टेबल बनाए उसको आप पकड़ के चलो। नाउ लेट अस ऑब्जर्व निबंध का पेपर। अब वो पूरा तो टेलीग्राम में दिया है, पैटर्न मिलता जुलता ही है जैसा पहले था। ये पिछले कुछ सालों से सेक्शन ए में वो सब एथिकल, फिलोसॉफिकल ऐसे 4 पूछते हैं, तो आपने ज़बरदस्ती कम से कम एक लिखना ही पड़े, पसंद हो कि नहीं हो।
ये ऐसा नहीं कि इस बार हो रहा है जैसे कि ट्विटर पे मीम चल रहे हैं जैसे कि जिंदगी में कभी हुआ है भाई, ये ऐसा ही चल रहा है हर साल, तुम देखे नहीं थे पिछले साल। दूसरा, कुछ निबंध के टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स के रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि एक निबंध पूछा मेरे ख्याल से सेक्शन बी में, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर है, मतलब कि वो मदर को अप्रिशिएट करो, ऐसा निबंध था। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। वर्ड बाय वर्ड आई थिंक सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन पास्ट। अब वो जितने पुराने निबंध के पेपर है वो भी आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन के टाइटल्स देखिए। टॉपिक वाइज मैंने अपनी वेबसाइट पे दिए monal.org/mains। धीरे धीरे आपको अंदाज आ जाएगा, अच्छा अच्छा ऐसा पूछते हैं, कुछ पूछते मैं ऐसा जवाब लिखता। एक दिन में सब नहीं करना है, धीरे धीरे आप देखते रहिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड अच्छा ये कुछ ऐसा मिलता जुलता इसमें निकलते रहता है। तो हाँ, निबंध उसने पूछे हैं, लेकिन कुछ की मतलब इज देयर एनीथिंग ट्रेंड मेकिंग, नथिंग। ऑफकोर्स फिलोसॉफी के वो जो प्रश्न है तो क्या करें, आप एथिक्स में ज़्यादा तैयारी करें। फिर ये जो न्यूज़पेपर कॉलम आते हैं खासकर संडे में, रिलीजन फिलोसॉफी वगैरह, ऐसी नज़र रखें, कुछ और भी पढ़ सकते हैं। आफ्टर योर अदर थिंग्स आर ओवर, वो 2-3 अटेम्प्ट वाला वो कुछ एडवांस लेवल की किताब भी देख ले तो जमता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला दे रहे तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रीलिम्स की रखो। अभी हम बात करें यूपीएससी मेंस के जनरल स्टडीज़ के पेपर, यानी जीएस पेपर। वैसे तो 4 हैं, एथिक्स का अलग, पेपर 1, 2, 3 की हम बात करें तो ओवरऑल लेस क्रेजी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। खासकर ये जो मेंस पेपर 2 और उसमें जो पॉलिटी पिछले साल पूछा था उसके सामने तो ये काफ़ी कम क्रेजी है, काफ़ी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादातर प्रश्न है। तो कोई सीक्रेट मटेरियल की ज़रूरत नहीं, कोई 7 साल पुराना द हिंदू का आर्टिकल पढ़ के गया वही सॉल्व करे, ऐसा भी कुछ नहीं। हाँ, 1-2 प्रश्न थे कि वो ब्लू एलईडी का किसको नोबेल मिला, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, या 2015 का जीडीपी मेथड। लेकिन वो ऐसे 2-3 प्रश्न, दैट इज़ नॉट अ ट्रेंड कि अपनी प्रेजेंट की सारी तैयारी गलत हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि 24/7 में अपना नौकरी धंधा छोड़ के सिर्फ और सिर्फ किताब के सामने बैठा रहूं तो ही सक्सीड हो सकूं, ऐसे भी कोई प्रश्न इसमें नहीं है। तो क्या कौन कैंडिडेट डिसेंट आंसर लिख सकता है ये पेपर्स में? वर्किंग प्रोफेशनल भी लिख सकते हैं, भले वो 12 घंटे तक वो न पढ़ते हो क्योंकि नौकरी और उसकी थकान होती है। होम मेकर्स हाउसवाइफ भी वो लिख सकती हैं, भले वो कम घंटे तक पढ़ाई कर पाती हो। स्मॉल टाउन कैंडिडेट और नॉन इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट जिनके पास मान लीजिए कोई लेटेस्ट ग्रेटेस्ट मटेरियल एक्सेस नहीं है, वो भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न तो थे ऐसे कि एवरीवन हैड अ गुड चांस ऑफ अटेम्प्टिंग दैम। तो क्या इसका मतलब अब सभी कैंडिडेट्स ये पाएंगे कि हाँ ये पेपर तो मतलब ठीक ठाक था, आसान था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, कम अतरंगी था? सो डज इट मीन एवरीवन विल गेट इंटरव्यू कॉल? सबको इंटरव्यू कॉल आने वाला है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो होगा ये फिर कि जो आपको लगे एकदम इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि ये बिटकॉइन की समाज पर क्या असर हो रही है, तो वो तो सब कुछ लिख सकते हैं सब लोग। तो किसने ज़्यादा अच्छे से आर्टिकुलेट किया है अपने लॉजिकल स्ट्रक्चर को, किसने उसमें फैक्ट्स और एग्जाम्पल और करंट अफेयर्स का तड़का डाला है, उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से डिसाइडिंग फैक्टर इसमें होते हैं निबंध, एथिक्स, पेपर 2 जनरल स्टडीज़ का वो पॉलिटी आईआर वाला एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। जहाँ तक जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 1 की बात है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल साइंस, और मेंस पेपर 3 की बात है जहाँ पर इकोनॉमी एग्रीकल्चर साइंस एंड सिक्योरिटी, वो पेपर 1 और पेपर 3 ऐसे हैं कि उस पर ज़्यादा जो भी प्रश्न होते हैं वहाँ पर सभी लोग मोर और लेस सेम परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि वो कई सारे प्रश्न होंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ फैक्ट्स पूछे गए हैं, और जो भी प्रीलिम्स की तैयारी करके आए कम से कम उसको उतना तो पता ही है ये जो भी वॉल्केनो या अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड के बारे में। तो उधर तो सबके मार्क्स में 19-20 का फ़र्क होता है, जो बड़ा बड़ा फ़र्क आ जाए कि एक का 13 और दूसरा का 39 हो जाए, ऐसी आपको रेंज मिलेगी निबंध, एथिक्स, पेपर 2, पॉलिटी आईआर एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मित्रों, ये यूपीएससी में खासकर जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 1, 2, 3, उसमें पैटर्न क्या होता है, देयर आर टोटल 20 क्वेश्चंस। अब जो 20 क्वेश्चन हो तो क्या टॉपर भी है तो वो 20 आउट ऑफ 20 बेस्ट में से बेस्ट लिख सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। इन रियल एग्जाम ऐसा होगा कि 3 से 4 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आप एक्सीलेंट जवाब लिख पाएंगे, क्योंकि वो एकदम हाई प्रोफाइल प्रिडिक्टेड टॉपिक्स में से कुछ पूछ लिया हो, मान लीजिए कोरोना, जीएसटी, बिटकॉइंस, जहाँ पर कि आपका वर्ड बाय वर्ड आंसर रेडी हो। लेकिन ऐसे तो 3-4 ही प्रश्न होंगे आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, बाकी सब में आपके जवाब या तो गुड क्वालिटी के होंगे या एवरेज क्वालिटी के होंगे। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 20 में से 5 ऐसे होंगे कि वहाँ एवरेज ही आप लिख पाएंगे, क्योंकि या तो वो कुछ ऑब्सक्योर उसने पूछा है जो आपको पता नहीं है,
या फिर कि आपका टाइम खत्म हो रहा है इसलिए आप अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे। क्या कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इसे समझते हैं। ये मेंस पेपर 1 हिस्ट्री, सोशल साइंस, ज्योग्राफी उसमें होता है। उसमें प्रश्न पूछा ये लेटेस्ट एग्जाम जो आई थिंक जनवरी 8 को हुई। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, उसकी ग्लोबल सोसाइटी पर क्या असर है, उसकी इंडियन सोसाइटी पर भी क्या कोई असर हो रही है। वैसे इस सिलेबस में कैसे, ये तो इकोनॉमी है, पेपर 3 का मुद्दा है। हाँ, लेकिन देयर इज ऑल्सो सिलेबस मीन्स पेपर 1 में ये कहता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, तो जोड़ सकते हैं। अब इसमें जो भी लोग हैं वो सब ये पाएंगे ये तो बहुत पप्पू पेपर है, तो बहुत आसान है, हमको सब पता है। सब पता है, अच्छी बात है, लेकिन व्हाट इज द डायरेक्शन, राइट इन 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स में इसको फिलअप करना हो यूनिक पॉइंट से, तो आपके पास कितना ज्ञान होना चाहिए कि ये बिटकॉइन की क्या आपको असर दिखती है। कुछ बड़े लोग पैसा बना लेते हैं, $20,000 का खरीदा वो सीधा $46,000 हो जाए, लेकिन बाद में जो लेट एंट्री मारेंगे तो वो तो सब नुकसानी में चला है। अभी वो $46,000 से 40,000 में गिर रहा है, 25% का लॉस लोगों के हो गए हैं। तो ये सब चक्कर में, क्विक मनी पाने के चक्कर में कई लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन हो रहा है। यह भी लेटेस्ट हमने देखा था, केरला में कुछ मॉरिस कॉइन बनाया और 1200 करोड़ का चूना लगा दिया। टेरर फाइनेंस, नार्को ट्रेड्स हो रहा है। अल साल्वाडोर जैसे देश इसे लीगल टेंडर बनाते हैं। मार्शल आइलैंड, वेनेजुएला भी कुछ अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल रहे हैं। फिर कुछ और भी इसमें एंगल्स हैं। ये पूरा दिन डिजिटल कॉइन की माइनिंग आप करें तो बहुत सारा कंप्यूटर यूज़ करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिक वेस्ट जनरेट होता है। ईरान में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, डीजल जनरेटर चलाते हैं वो ये बिटकॉइन माइनिंग के लिए, और उसमें से प्रदूषण होता है। ग्राफिक्स कार्ड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑर्डिनरी कस्टमर जिसको कुछ फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग के लिए खरीदना हो, खरीद ही नहीं सकता। तो ये सब और भी मसले हैं, और ये भारत को कितनी एंगल से असर कर रहे हैं उसके भी आप क्वालिफाइंग स्टेटमेंट बना सकते हैं। अच्छा कि अर्बन एरिया में ज़्यादा है, रूरल एरिया में कम है, या XYZ, वो आप सोच के लिखने बैठो तो 250 वर्ड्स इट रिक्वायर्स रियल एफर्ट। आसान तो नहीं है। ज़्यादातर लोग को क्या याद आएगा, अच्छा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस, ये 2-3 मुद्दे में अपन 250 वर्ड्स का मतलब क्या समझिए। ये कि A4 साइज का पेपर हो, एक साइड पे आप कितना लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी फॉन्ट लिमिट क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, मे बी 60 to 70 वर्ड्स। तो यानी कि पीछे भी एक पेज लिखना पड़ेगा तब जाके 140 वर्ड्स हुए, और फिर आपने एक तीसरा पेज भी लिखना पड़े इसमें तक पहुंचे आपके 210 वर्ड्स, और फिर चौथे साइड पे आप लिखोगे तब जाके 250 वर्ड्स हो। तो इतना सब लंबा और यूनिक आप लिख सकते हैं, या फिर आज तक के रिपोर्टर की तरह सिर्फ वही मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस और फाइनेंशियल स्कैम 1 घंटे तक 100 समाचार के नाम पे रिपीट करोगे तो अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये आसान तो है, बट ये जितने भी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दे विल टेस्ट योर आर्टिकुलेशन स्किल, फैक्ट का मसाला, करंट अफेयर्स का मसाला डाला कि नहीं। वो ऐसी चीज़ें एक दिन में डेवलप नहीं होता, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। बहुत सारी अच्छी आपकी वोकेबलरी हो, आपने बहुत सारी सब बुक्स, न्यूज़पेपर, कॉलम पढ़ने की आदत हो, तो जाके हो सकता है। इसलिए अपना गोल्डन रूल फॉर करंट अफेयर्स क्या है, रूल नंबर 1 ही है, रीड न्यूज़पेपर टू इम्प्रूव इंग्लिश। जितने आपके पास वर्ड्स ज़्यादा होंगे आप उसे बेहतरी से ये सब चीज़ों को लिख पाएंगे। जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, क्योंकि ये तो नियम ही है कि एनालिसिस करो, तो ये सीना पीट के बताना ही है कि मैंने पढ़ा था और प्रश्न आया। तो ये क्रिप्टो करेंसी तो कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चैनल चालू की तब से पढ़ा रहा हूँ सब। वो ये सब नार्को फाइनेंस, इवन मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी रखी थी और उसमें लिखा था बिटकॉइन दो फिरौती में वरना बम से उड़ा देंगे। ऑल दिस इज अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी। तो ये एक बात हुई। आप ये इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ो तो भी आपको बहुत सारे मुद्दे मिल जाए। अभी कल परसों में ही हमने देखा केरला में कैसे 900 लोगों से 1200 करोड़ का चूना लगाया इन द नेम ऑफ मॉरिस कॉइन। सो इट इज दैट। फिर ये दूसरा एक प्रश्न पूछा, मीन्स पेपर 1 में मुद्दा है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ऐसा कुछ, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड रेमेडीज। यस। तो प्रश्न ये था कि जो भारत में आईटी इंडस्ट्रीज इन द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, जैसे वो गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलोर, तो उसमें क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, और ये 250 वर्ड्स में लिखना है। तो लोग वेरी इजी पप्पू पेपर, प्रश्न वही है 250 वर्ड्स तक बेस्ट क्वालिटी का लिख सकते हो क्या कुछ। यहाँ पर एक और भी लेसन है, सबक ये है पुराने पेपर सॉल्व करो। क्योंकि मित्रों ये जो प्रश्न पूछा कि आईटी बीपीओ
सिटी में क्या प्रॉब्लम है या इम्प्लीकेशन क्या है। 2017 में मिलता जुलता प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन नंबर 20। उसके मैंने मॉडल आंसर भी डाले थे अपनी वेबसाइट पे una.org/ वो मेंस वाले में आप जाना। खैर, तो क्या क्या आपको लगता है ये जो बड़े बड़े आईटी कॉल सेंटर स्टार्टअप टाइप के सिटी बन गए हैं, पब्लिक कुछ ऐसी है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप से दूर रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, जॉब स्ट्रेस, लिकर, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, मतलब बच्चों पर ध्यान नहीं रखते, माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं और फिर उनके बच्चे अपराध में, ड्रग्स में, रोड रेज में लगे हैं। फिर कल्चरल डिफरेंसेस और इनकम डिवाइड। फॉर एग्जांपल, ये बेंगलुरु में बाहर के लोग जो आके स्टार्टअप करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो तो कंजर्वेटिव उनकी जो माइंडसेट से वो चलेंगे, जिसके चलते क्या होता है, ये सब भेद रेखा में जो छुटभइये नेता हैं वो डिविजिव पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। जैसे वो बेंगलुरु में कोई लड़की वो पब में जा रही हो तो उसको मारपीट की जाए, या वेस्टर्न कपड़े पहने, या लिव इन रिलेशन और लव जिहाद चल रहा है वगैरह, वो कुछ अलग ही चलते रहे। सेंस ऑफ कम्युनिटी इज मिसिंग। ऐसे शहरों में लोग तो एक बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे की कोई मदद भावना, समुदाय की भावना नहीं। तो कोई किसके घर चोरी हुई, रेप हुआ, मर्डर हुआ, बाकी सब लोग बस देखते रहें, वॉचमैन होगा तो कुछ करेगा, बाकी सब लोग कुछ बोल नहीं रहे। अब ये तो है, उसके अलावा और भी लिखना होगा क्योंकि 250 वर्ड्स हमको तो लिखने हैं। इसमें सबक सिर्फ इतना है कि पुराने पेपर्स आप सॉल्व कीजिए, ये और लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक और कई सारे प्रश्न उसने पूछे वो वापस रिपीट ही कर रहा है और उसकी भी मजबूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और प्रश्न है, ये मेंस पेपर 2 अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा कि वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को माइक्रो फाइनेंस दिया जाए तो ये जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन सब खत्म हो जाएगा, आप बताइए। सेम टू सेम प्रश्न, मतलब सेम टू सेम नहीं लेकिन इसी सब्जेक्ट एरिया में से प्रश्न अभी पिछली मेंस में ही पूछा, और ये कुछ दिन पहले जो मैंने फ्री वाले मेंस मॉडल आंसर की क्लास की थी उसमें हमने देखा भी था माइक्रो फाइनेंस देने के क्या क्या तरीके होते हैं। एक तो एनबीएफसी कंपनी एजेंट द्वारा करे और लोन शार्क जैसा हो जाता है, और दूसरा कि बैंक और एसएचजी वाला करे और उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या सरकार ने कदम उठाए, काफ़ी सब वो वही चीज़ वापस इधर छापनी थी, थोड़ा लॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज करके। तो इधर भी लेसन तो वही है कि पुराने पेपर्स आप बार बार देखिए, ऑब्जर्व करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि ये यूपीएससी ने जो बड़ा सा सिलेबस बना दिया 2013 से, लेकिन उतने यूनिक तो पूछने के लिए प्रश्न भी नहीं है। तो ये लैंड रिफॉर्म देख लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स, वही पुरानी चीज़ वो पूछते रहेंगे। दूसरा एक सबक ये पूरे पेपर में से ये है, इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो यूजफुल। द हिंदू का पूरा दिन न्यूज़पेपर की माला जपना जरूरी नहीं। जैसे मेंस पेपर 2 में ये पूछा कि ये जो सीबीआई को अलग अलग चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट से उसने कुछ कंसेंट, अनुमति लेनी होती है, लेकिन हमने ये कुछ दिन पहले याद करो पढ़ा था नवंबर 11 को कि कैसे वो वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड वगैरह राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल कंसेंट हटा दी, तो सीबीआई को वो अनुमति नहीं देते। वहाँ करप्शन का कोई केस लेने आना हो तो सीबीआई को प्रॉब्लम्स आती है। वो पूरा मामला डिटेल में पढ़ा था, वीडियो में भी और उसके करंट अफेयर्स के पीडीएफ में भी। अब इसमें मैं ये नहीं कर रहा देखो मैंने पढ़ा है, वो तो इसलिए पढ़ा है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में था। तो सबक ये है कि इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो यूजफुल। ऐसा जरूरी नहीं कि द हिंदू पढ़ो तो ही सॉल्व हो सकता है और द हिंदू पढ़ो तो ही अपने एग्जाम क्लियर, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो कई साल पहले था, अभी तो ये भी चल जाता है। फिर एक और एग्जाम्पल प्रश्न, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी क्या खूबियाँ हैं, 150 वर्ड में लिखो। अभी इसमें भी लोग ये तो बहुत पप्पू पेपर, भाई कैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग रशिया से खरीदने वाले हैं और अमेरिका को वो मज़ा नहीं आ रहा। तो ये तो 2 सेंटेंस का ही अपने पास माल है। अपने को लिखना कितना है, पेज 1 पे मान लीजिए 70 वर्ड्स, पेज 2 में 140 वर्ड्स या 150, क्या इतना लिख सकते हो आप कि रशिया से खरीद रहे हैं और अमेरिका को मज़ा नहीं आ रहा है। और याद आ गया तो आप लिख देंगे कि अच्छा पाकिस्तान और चाइना से हमारी रक्षा करेगा। कैन यू आर्टिकुलेट दैट मच? डिफिकल्ट। वैसे हमने फुल डिटेल में पढ़ा था ये नवंबर 17 के वीडियो डेली करंट अफेयर्स में कि, और ऐसा नहीं कि 2 लाइन में, पूरी बड़ी सी नोट्स भी तैयार की थी कि कैसे वो एरियल अटैक, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, फाइटर जेट से बचा सकता है। 40 से लेके 400 किलोमीटर की रेंज है, 4 टाइप के मिसाइल होते हैं,
और वो एक प्रकार का एयर डिफेंस बबल है और आने वाली चीज़ को उड़ा देता है, और अमेरिका और इजराइल के भी ऐसी चीज़ें हैं लेकिन इसके सामने ये ज़्यादा अच्छा है, या XYZ चीज़ें आप लिख के फिर भी 150 वर्ड्स इट टेक्स एफर्ट। तो लेसन यहाँ पर ये भी है कि इंडियन एक्सप्रेस इज अगेन यूजफुल, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो वो तो इसलिए मुझे सपना नहीं आया, वो तो इंडियन एक्सप्रेस में था तो पढ़ा दिया। द हिंदू न्यूज़पेपर इज नॉट कंपलसरी, अगेन आई रिपीट। तो अब तक हमने देखा कि हाँ ये तो कुछ आसान सी चीज़ें थी, अपने पास वोकेबुलरी हो, आर्टिकुलेशन स्किल हो, वी कुड हैव डन दिस। अभी कुछ देखते हैं अतरंगी प्रश्न। एक अतरंगी प्रश्न जो अभी ये लेटेस्ट मीन्स पेपर 3 में पूछा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP बिफोर द ईयर 2015 एंड आफ्टर द ईयर 2015। यानी जो GDP की गिनती की जाती है तो 2015 से पहले क्या सिस्टम था और 2015 में उसमें क्या नया चीज़ लेके आए। 150 वर्ड्स। अब ये वाली चीज़ इतनी पुरानी है, मैंने 2015 में पढ़ाई थी, यही चैनल के अंदर यूट्यूब वीडियो है, ये वाला लिंक है। और उस ज़माने में तो वो 480 पिक्सल वाला स्क्वायर बॉक्स में रिकॉर्डिंग होती थी। वो सब फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस पे गिनेंगे और बेजियर ये से बदल के ये किया, और फिर माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहले ये गिनते थे, फिर एंटरप्राइज अप्रोच देखा, फिर कॉस्ट ऑफ सेलिंग मार्केटिंग, फिर सर्विसेज में पहले CPI और उस हिसाब से डेटा थोड़ा एक्सट्रापोलेट करते थे। अब सिर्फ और सिर्फ CPI रूरल अर्बन को देख के वो देखेंगे और फिर बैक एंड में एडजस्ट करेंगे। वो सब टेक्निकल गाइडलाइंस थी। मैं ये नहीं कहता कि आपको सपना आ जाना चाहिए था और वो देखा जाना चाहिए था, नॉट पॉसिबल। मैं मार्केटिंग में ये क्लेम ही नहीं कर रहा कि ये प्रश्न मेरे कारण सॉल्व हो सकता था। और इनफैक्ट मेरा जो अभी पेड कोर्स चलता है अनअकैडमी, मैंने ये चीज़ पढ़ाई नहीं थी। GDP ऑफकोर्स पढ़ा है पूरा, लेकिन ये 2015 कैलकुलेशन चेंजेस मैंने नहीं पढ़ा है। अब पाएंगे दूसरे कुछ और क्लास की आउटडेटेड बुक मटेरियल जो 2015 से अपडेट ही नहीं हो उन्होंने दिया होगा। सो आई एक्सेप्ट, यस आई हैड नॉट टॉट दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन चेंजेस इन द लेटेस्ट बैचेस, क्योंकि ये 6 साल पुराना टॉपिक है। मेरे खुद के यूट्यूब पे मैं स्क्रीनशॉट लेके दे सकता हूँ, पर डेट इज़ नॉट गिविंग बेनिफिट। क्योंकि GDP के अभी मेजर बर्निंग टॉपिक्स क्या थे? एक तो वी शेप्ड रिकवरी, और वो तो पूछ भी लिया। फिर एक मुद्दा चला कोरोना से पहले कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे लाए, उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो वो सब मेजर हेडलाइन थी और उनकी तो एग्जॉस्टिव कवरेज अपने कोर्स में मैंने की थी। 2015 GDP कैलकुलेशन मेथड, अब ये वीडियो से आप देख सकते हैं कि मैं 6 साल पहले पढ़ाता था, लेकिन मैंने लेटेस्ट में पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि उसके जितने घंटे पढ़ाने पड़े, उसका जो स्ट्राइक रेट या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन और स्टूडेंट्स की मेमोरी कैपेसिटी, सबको ख्याल रखते हुए आई हैड लेट इट गो। तो उसको मैं अपनी मार्केटिंग में क्लेम नहीं कर रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा ये दिए तो तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि 6 साल पुराना वीडियो देखना है। नहीं भैया, तो 1000 वीडियो ऐसे तो डाले तो कितना देख सकते थे। तो होता है वो। अब उसमें आप क्या करेंगे, इधर उधर की आप बात लिख के यू कुड हैव ट्राई टू मेक सम आंसर आउट ऑफ इट। ऐसा एक और भी प्रश्न पूछा ये मेंस पेपर 3 लेटेस्ट में कि 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से स्टेट गवर्नमेंट की फिजल पॉलिसी पोजीशन, उसकी जो वित्तीय क्षमता होती है, राजकोषीय क्षमता होती है, उसको वो कैसे मजबूत किया 14 फाइनेंस कमीशन। अब ये भी 2015 में मैंने पढ़ाया था, मार्च 2015, कि कैसे ये 14 फाइनेंस कमीशन YV रेड्डी ने पंचायती राज बॉडी को पैसा दिया, ग्रांटेड एड में और पैसा दिया, फिर जो उसमें हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, उस हिसाब से ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट्स को और ज़्यादा पैसा दिया, खासकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए वगैरह वगैरह। अब ये भी ऐसी चीज़ है वो मैंने लेटेस्ट वाले कोर्स में नहीं पढ़ाई, क्योंकि लेटेस्ट कोर्स में क्या मुद्दा चल रहा था। लेटेस्ट कोर्स अभी तो पिछले कई साल से एक ही मुद्दा चला, 15 फाइनेंस कमीशन, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसकी रिकमेंडेशन, उसके भी 2 रिपोर्ट आ गए। तो इतना 6 साल पुरानी चीज़ कौन याद रखे। वो मैं पढ़ा भी दूँ तो भी कितने घंटे और पढ़ाना पड़े। स्ट्राइक रेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स मेमोरी कैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन को भी मैं मार्केटिंग में क्लेम नहीं कर रहा हूँ, भले ये मैंने पढ़ाया था और वीडियो भी है अपनी चैनल पे, ये वाला लिंक है, आपको सपना नहीं आ सकता था। तो वो वही बात है भाई, ऐसे तो 4-5 प्रश्न हमेशा होंगे आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कि जहाँ पर आपके पास ऑब्सक्योर चीज़ पूछी गई, आपके पास कंटेंट अच्छा ना हो। वो तो जैसे तैसे उसका कुछ जवाब बनाओ बोल बच्चन करके और आगे बढ़ो।
जैसे कि 14 फाइनेंस कमीशन में मान लीजिए बहुत खींच के आपको सिर्फ उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला याद हो कि इनकम डिस्टेंस था, पॉपुलेशन सेंसस और एरिया के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। कुछ पैसा आप हवा में लिख दो, पंचायती राज बॉडी को दिया होगा, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट का दिया होगा, कुछ पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का दिया होगा। तो जितना आपको इधर उधर से कुछ याद आ जाए तो बस उसकी चिकनी चुपड़ी बातें शुरू करो और 150 वर्ड्स में कुछ लिखो। वी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू राइट बेस्ट आंसर फॉर दिस, वो तो एवरेज में ही लिखा जाने वाला है। इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे प्रश्न ऐसे अतरंगी थे, कई सारे प्रश्न बहुत ही सरल और रटे रटाए थे। मैनी क्वेश्चन इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न पूछा कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट का डिफरेंस क्या है, वर्ड बाय वर्ड। ये तो मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया था, आपने मेरा कोर्स नहीं देख के कोई भी कोचिंग क्लास आप ज्वाइन आपने किया हो, हर कोचिंग क्लास में इतना तो पढ़ाती है कैपिटल और रेवेन्यू पार्ट में क्या डिफरेंस है। तो इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फिर ये एक और प्रश्न था ऐसा, ये लेटेस्ट मीन्स पेपर 3 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का क्या फीचर है, हंगर माल न्यूट्रिशन में कैसे मदद करे। मैंने भी अपने कोर्स में पढ़ा था और आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया, कोचिंग ना भी ज्वाइन किया, कुछ भी आप बुक मटेरियल पढ़ रहे हैं, ये तो हर जगह दिया है एंड यू कुड हैव डन दैट। तो ऐसा कोई सीक्रेट गुप्त मटेरियल स्ट्रेटेजी कुछ नहीं भाई। फिर ये भी प्रश्न वी शेप्ड रिकवरी हुई कि नहीं, आपको क्या लगता है, तो वो भी सब हमने ये विन 22 सीरीज़ फ्री इकोनॉमी अपडेट्स की सीरीज़ उसमें भी पढ़ा था। और ये भी इतना हाई प्रोफाइल टॉपिक हमेशा से रहा है कि आप कुछ तो लिख ही सकते थे, कुछ तो लिख ही सकते थे, वो एक बात है। और अच्छे आर्टिकुलेशन के साथ 250 वर्ड्स करना वो दूसरी बात है। तो अल्टीमेटली हु विल गेट एन इंटरव्यू कॉल, दैट डिपेंड्स ऑन योर आर्टिकुलेशन स्किल। अब हर साल जो जितने पेपर होते हैं फिर मैं उसका ग्राफ बनाकर टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके अपनी वेबसाइट पे डालता हूँ, ये मेंस पेपर 1 2 3 4। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल डू दैट ऑल्सो। और उसके सब मॉडल आंसर की फ्री क्लासेस भी चलती रहेगी, वो सब होते रहेगा। लेकिन वो सब रिएक्टिव अप्रोच में वो हो रहा है तो मैं अपनी प्रीलिम्स की तैयारी छोड़ दूँ, ऐसा मत करो। प्रीलिम्स की तैयारी पे ध्यान दो, रात को थोड़ा टाइम बचता है तो ये सब बोल बच्चन चीज़ें देखते रहो, पढ़ते रहो। सो दैट इज़ ऑल आई विश टू से। बाकी जिन लोगों ने भी मेंस की तैयारी और मेंस एग्ज़ाम दिया था लेटेस्ट वाला, उनको क्या कहना है मुझे, बेस्ट विशेस। इंटरव्यू की तैयारी शुरू करिए, अपने स्टेट्स के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, जितना आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है सारे का सारा आपको पता होना चाहिए उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरा कि ये जो आपने पेपर अभी दिया है तो कहीं नोट में या एक्सेल फाइल में खुद आपने लिख देना है कि ये वाला प्रश्न मैंने क्या एवरेज, गुड, एक्सीलेंट क्वालिटी में लिखा था, मेरी खुद की क्या एक्सपेक्टेशन है, मुझे कितना स्कोर मिलना चाहिए। और फिर रियल जो मार्कशीट है उसके साथ कंपेयर करें, देन यू विल गेट सम आइडिया, अच्छा ये वाली चीज़ों में मुझे और इंप्रूव करने की ज़रूरत थी। क्योंकि अभी तो सब बाहर आए तो सभी को पॉजिटिव एंड हैप्पी मूड है कि मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया, तो सबके इंटरव्यू कॉल आने वाले हैं नहीं। तो आप में से कई लोगों ने वापस एग्जाम देनी होगी, तो आपको पता रहना चाहिए मैं उस दिन क्या परफॉर्म करके आया था। तो ऐसे ही आप एक डायरी और जर्नल भी मेंटेन कीजिए जिन जिन लोगों ने मेंस एग्जाम दिया है। सो दिस वाज इट, सी यू नेक्स्ट टाइम इन सम अदर वीडियो।